वेलकम बैक टू एनी वीडियो। सो अब ये वीडियो हम लोग की होगी BPCC 111 जो कि हम लोग अपना पढ़ने जा रहा है यूनिट 4। तो हम लोग ने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है और आप भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले थोड़ा समय निकाल के वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे। तो नैदानिक आकलन, परिभाषा और तत्व। आप पहले ही जानते हैं कि किसी भी मानसिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में आप जानते हैं कि किसी भी मानसिक स्थिति को मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में परिभाषित करने और इसका निदान करने के लिए मानकीकृत प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि मनोविज्ञान विकार के आकलन के लिए औपचारिक उपकरणों और तकनीकों की भी जरूरत होती है। बुर्जिन ने नैदानिक आकलन को किसी व्यक्ति और उसकी स्थिति के बारे में जानकारी को संग्रहित, व्यवस्थित और इसकी व्याख्या करने के लिए परिभाषित किया है। प्रश्न उठता है कि क्या किसी भी स्रोत से किसी भी प्रकार की जानकारी नैदानिक आकलन करने के लिए उपयोगी है या मात्र विश्वसनीय स्रोतों से विशिष्ट जानकारी का ही उपयोग किया जा सकता है। इसका उत्तर आकलन की जरूरतों में निहित है। नैदानिक आकलन निम्नलिखित तत्व शामिल है इनके लिए जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। निदान, संभावित मनोवैज्ञानिक विकार समस्या का निदान करने के लिए जानकारी प्राप्त की जाती है। समय क्रम, मनोवैज्ञानिक विकार को समय क्रम की निगरानी करने की सहायता करने वाली जानकारी, अर्थात निश्चित समय बीतने पर लक्षण खराब होंगे या सुधरेंगे। उपचार, लाभकारी उपचार प्रकार और उपचार की प्रगति निर्धारित करना। चिकित्सक का परिप्रेक्ष्य, चिकित्सक जिस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षित होता है उसमें अभी अपेक्षित जानकारी का प्रकार प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए व्यवहारवादी परंपरा में परीक्षित चिकित्सक विकार पैदा करने में पारिवारिक वातावरण और अधिगम की भूमिका में रुचि रखेगा। संदर्भ, सूचना की व्यापकता और समग्रता आकलन और संदर्भ में निर्भर करती है कि क्या कैसे कैसे हुआ। वृत्त, जानकारी एकत्रित करना भुगतान पर निर्भर होता है, अर्थात ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाएगा जिसके लिए भुगतान प्राप्त होता है। ठीक है, आकलन उपकरणों की विश्वसनीयता, वैधता और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। आकलन उपकरण विश्वसनीय, वैध और सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष होने चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी आकलन कर दो और कैसे भी तरीके से निष्पक्षता हो ही ना, मतलब किसी भी इंसान को पागल दिखा दो और किसी भी पागल को अच्छा दिखा दो। विश्वसनीयता का अर्थ है मापन और निरंतरता, अर्थात विभिन्न चिकित्सकों द्वारा ही व्यक्ति के लिए समान विधि का उपयोग करके आकलन किए जाने वाले समान अंक प्राप्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई बता रहा है ये 10 गुना पागल है, कोई बता रहा है पागल नहीं है ये 5 गुना पागल है, ये 10% पागल है, 20% पागल है, ऐसे नहीं है। एक निश्चित होना चाहिए और सबका इक्वल या उसके आसपास ही आना चाहिए। ठीक है। नैदानिक आकलन के प्रकार। नैदानिक आकलन में ऐसे जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारणों के बारे में जानकारी शामिल है जो मनोवैज्ञानिक विकारों के मूल में हो सकते हैं। आइए इस अगले खंड में प्रत्येक प्रकार के आकलन के विचारों का अध्ययन करें। ठीक है, जैविक आकलन। और जैविक आकलन में पहला है न्यूरो इमेजिंग तकनीक, जो कि होती है हमारी एक्सरे, कंप्यूटरीकृत सीटी स्कैन और चुंबकीय अनुवादन MRI के माध्यम से मस्तिष्क की एक्सरे निकाली जाती है। उसमें देखा जाता है कहाँ कैसे कैसे मस्तिष्क आपका कार्य कर रहा है, कौन कौन से हिस्से कैसे कैसे कार्य कर रहा है। 360 डिग्री तक का स्कैन दिया जाता है पूरे माइंड का। अब फिर आता है MRI, इसमें एक मैग्नेट रिसोर्सिंग इमेजिंग होती है। अधिक सटीक निदान तकनीक है क्योंकि ये मस्तिष्क में अधिक सूक्ष्म असमानताओं को मापती है और इसकी ऐसी अधिक सुस्पष्ट छवियाँ प्रदान करती है जिसे CT स्कैन द्वारा नहीं किया जा सकता। इसे हम लोग BPCC 102 में पढ़ चुके हैं और इसके पहले की भी यूनिट्स में पढ़े हुए। व्यक्ति को विभिन्न कोणों को मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों और बेलनाकार रिक्त स्थान होल में ऐसा होना चाहिए, तो हॉलो में डाल दिया जाता है। पहला चुंबकीय क्षेत्र चालू होता है और इसके कारण शरीर के परमाणु इसके रेखांकित होते हैं। फिर दूसरे चुंबकीय क्षेत्र को किसी अगले कोण पर चालू करते हैं और 3D इमेजिंग तैयार की जाती है। इसमें अलग अलग तरीके से एक इमेज तैयार की जाती है। फिर आता है PET स्कैन और MRI के साथ मस्तिष्क प्रकार का आकलन कि मनोवैज्ञानिक विकार के कई बार असामान्य मस्तिष्क संरचनाओं के बजाय सामान्य मस्तिष्क फिर सब समझिए जरा। मनोवैज्ञानिक विकार कई बार असामान्य मस्तिष्क संरचना के बजाय असामान्य मस्तिष्क प्रकार के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। बात करने, पढ़ने, पकड़ने, निर्णय लेने जैसे अलग अलग प्रकारों के लिए मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र उत्तरदायी होते हैं।
कई हम लोग का मस्तिष्क दो भागों में बटा होता है, राइट और लेफ्ट। जब मस्तिष्क में कोई विशिष्ट क्षेत्र किसी प्रकार में व्यक्त होता है तो उस क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। मतलब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो हमारे राइट साइड का मस्तिष्क का प्रभाव बढ़ा रहेगा, और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हैं तो राइट साइड का, मतलब हम लोग उल्टा होता है ऐसे तो, और दोनों हाथ से करें तो दोनों साइड का बढ़ा रहेगा। तो उसमें देखा जाता है पढ़ने के समय कौन सी चीज़ें कैसी क्रियाएं हो रही है, कौन सी चीज़ें किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो चीज़ एक्टिव हो रही है, कितनी एक्टिव हो रही है, कितनी परसेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में रक्त प्रभाव में अंतर की छानबीन हमें बता सकती है कि किसी संबंधित प्रकार में उस क्षेत्र की क्या भागीदारी है। जब भय जैसे तीव्र संवेग और अनुभूत किया जाता है तो लिम्बिक प्रणाली विशेष रूप से एमिगडाला में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। ठीक है, पॉन्चिटॉन एमिशन टोमोग्राफी पीईटी अलग अलग तरीके से होता है। इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ को बेहद कम मात्रा में रक्त प्रवाह में डाला जाता है, मतलब आपके शरीर में कोई डाला जाता है रेडियोधर्मी पदार्थ, और वो चीज़ें आपके दिमाग में आके एकदम सब जगह बैठ जाती है और सारे दिमाग की सारी नसों में सब जगह फैल जाती है। और उसके बाद मशीन में आपको डाल करके कंप्यूटरी गतिविधियाँ देखी जाती है, कौन सी एरिया में कैसे रक्त प्रवाह चल रहा है, कहाँ रुक रहा है, कौन सा क्षेत्र बंद है, सब चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, फिर जैव रसायन का आकलन जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स स्तर। जैव रासायनिक असंतुलनों में मनोवैज्ञानिक विकार हो सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड का निम्न स्तर सामान्यीकृत दुरुस्थिरता विकार GAD में शामिल है। हार्मोन का निम्न स्तर थायरोक्सिन अवसाद में शामिल है। शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन स्तर का अध्ययन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिनका वर्णन नीचे प्रस्तुत है। चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी MRS, बहुत सारी तकनीकी होती है। रक्त मूल प्रमस्तिष्क दरों के नमूने होते हैं कि कैसे किसी चीज़ में आपके रक्त में कितना % हीमोग्लोबिन है, कहीं आपके मूत्र में या किसी भी तरीके के यूरिन में प्रोटीन की अधिक मात्रा नहीं है, या कितने % क्या चीज़ें है, कितना चीज़ें से बाहर आ रही है, और क्या कोई एक्स्ट्रा चीज़ें है या कुछ ऊपर नीचे है। तो बहुत तरीके का इसमें आकलन किया जाता है। न्यूरो मनोवैज्ञानिक आकलन न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सहायता से व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाओं के मापने के माध्यम से मस्तिष्क के कामकाज का अनुमान लगाया जाता है। न्यूरो मनोवैज्ञानिक आकलन अक्रियाशीलता और न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक कारकों के बीच अंतर करने की सहायता करता है। उदाहरण के लिए, यदि स्मृति समस्या न्यूरोलॉजिकल क्षति के साथ अवसाद जैसे मनोवैज्ञानिक विकारों के कारण भी हो सकते हैं। कोई डिप्रेशन में चल रहा है तो न्यूरोलॉजिकल समस्या उसको हो सकती है। हमारी बॉडी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड बनी हुई है, कई सारे टेस्ट किए गए। जब अगर आप किसी को घड़ी लगा दें और ये बताए कि आप जब 7000 स्टेप पार कर लेंगे ये काम करते हुए, तो आपके वजन में इतना सारा चीज़ें होती है, इतनी कैलोरी बर्न हो चुकी होती है, आप दिन भर का खाया हुआ पचा चुके होंगे, इतनी चीज़ें, इतनी बर्गर के बराबर आप खाना पचा चुके होंगे, ये चीज़ें वो चीज़ें, और इतने कदम के बाद आप में ये होगा तो उसमें आपके पास सुंदरता आएगी, ये होगा वो होगा, हैन तेन होगा। और वही काम को अगर कोई एक ही काम 2 शिफ्ट में किया जा रहा है वही सेम समय तक, तो अगर हम एक लोग को ये दिखा दें कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम्हारी चीज़ें से तुम्हारा वेट कम होगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तुम्हारे जॉइंट्स ठीक रहेंगे, ये सब, तो उसमें वो सब चीज़ों की ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट होने लग जाती है, क्योंकि अब उसका मस्तिष्क उस चीज़ों को समझने लग गया और उन चीज़ों की खासियतों को ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ाएगा वो। और जिन लोग को अपनी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं उन लोगों में वो सब चीज़ें नहीं होती। तो मस्तिष्क के अच्छे और बुरे दोनों तरीके के प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपका उसका भी शरीर में वजन बढ़ सकता है, घट सकता है, भूख लग सकती है, और भोजन विकार भी हो सकता है, किसी भी तरीके का खाना आपको पसंद ना हो, आप किसी से बात बहुत ज़्यादा कर सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। शरीर क्रिया आकलन गिक्स एंड डाउसन होना चाहिए था ऐसे, तो डाउसन के अनुसार मनुष्य शरीर क्रिया अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है जो मनोवैज्ञानिक घटनाओं और साथ में होने वाले वैज्ञानिक परिवर्तनों के बीच संबंधों की जांच करता है। उदाहरण के लिए दुश्चिंता से अत्यधिक पसीना आ सकता है, सांस फूल सकती है, धड़कनें तेज हो सकती है,
ठीक है, हो सकती है कुछ भी। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, हृदय गति मापने के लिए ईसीजी। ईसीजी एक टेस्ट होता है जो हृदय से रिलेटेड होता है, उसकी गति मापने के लिए और कैसे वो फंक्शनाइज कर रहा है। मस्तिष्क की गतिविधियाँ मापने के लिए है। इलेक्ट्रो एंसेफ्लोग्राम, ईईजी और ईईजी और ईसीजी दोनों ही ऐसे दिल के लिए होता है, जिसमें मिर्गी मस्तिष्क के घावों, रक्तचाप और डिटेक्ट करने की में सहायता मिलती है। रक्तचाप मापने के लिए पोर्टेबल बीपी मशीन, मांसपेशियों के तनाव को मापने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राम, ईएमजी और त्वचा चालन के लिए इलेक्ट्रोडर्मल अनुक्रिया को मापने के लिए ग्लैविनिको, त्वचा अनुचालन क्रिया, भय जैसे तीव्र संवेग सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की सक्रिय करने और जिससे आगे पसीना की ग्रंथियां सक्रिय होती है, जिससे अत्यधिक पसीना आता है और त्वचा का विद्युत प्रभावकता बढ़ता है। ठीक है, मनो शारीरिक क्रिया मापने में कुछ उदाहरण होते हैं, हालांकि इसमें एक खामी यह है कि अनुकंपी तंत्रिका उत्तेजना या खुशी जैसे अन्य संवेगों की सक्रिय होता है, उसमें अत्यधिक पसीना आ सकता है और त्वचा चालन में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने मनोवैज्ञानिक आकलन। मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली में संज्ञात्मक, सामवेगिक और व्यवहारात्मक सामग्री और प्रक्रिया शामिल है, जिसमें ये सभी या कुछ मनोवैज्ञानिक विकार के बाधित हो सकती है। इसके अलावा ये प्रक्रिया वर्तमान और भविष्य में व्यक्ति की दैनिक जीवन की गतिविधियां करने में क्षमता निर्धारित करती है, अर्थात संज्ञात्मक, सामवेगिक और व्यवहारात्मक सामग्री और प्रक्रियाओं में जितना अधिक व्यवधान होगा, विकार उतना ही गंभीर होगा, रोग निदान उतना ही खराब होगा। समझ रहे हो? मतलब व्यवहारात्मक सामग्री प्रक्रिया में अर्थात संज्ञात्मक, सामग्रिक और व्यवहारात्मक सामग्री और प्रक्रिया में जितना अधिक व्यवधान होगा, प्रॉब्लम्स होती रहेंगे, इंटरप्शन होता रहेगा, विकार उतना ही गंभीर होगा और रोग निदान उतना ही खराब होगा, गिरेगा, ठीक नहीं होगा और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। इसलिए चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के लिए नैदानिक साक्षात्कार, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और व्यवहारात्मक आकलन जैसी विभिन्न मनोवैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से इन पहलुओं के संबंध और व्यक्ति का आकलन करना महत्वपूर्ण होता है कि कैसा व्यक्ति सोच रहा है, किस तरीके से उसका निदान किया जाना चाहिए, कौन से तरीके उसके लिए बेनिफिट्स होंगे और किस तरीके से जल्दी ठीक हो सकता है और किस तरीके से उसमें जल्दी परिवर्तन आ सकता है। नैदानिक साक्षात्कार एक प्रश्नोत्तर सत्र होता है जिसमें चिकित्सीय रोगियों और उनके लक्षणों और प्रासंगिक इतिहास, चिकित्सक शैक्षणिक और विविध व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक कामकाजों के बारे में प्रश्न पूछता है और उसके बारे में उत्तर देता है और उस उत्तरों में वो उसका मनोविकार और अलग अलग तरीके के पहलुओं पर जांच करता है, समझता है, उसके टेस्ट का ध्यान रखता है। लंबे चौड़े विषय है, इसको आप लोग पढ़ना है आराम से। रोगी की आत्म रिपोर्ट, किसी बात पे, किसी तथ्य पे उसे एक ऐसे लिखने दिया जा सकता है और किसी चीज़ों को देख के उसे कंप्लीटली रूप से उसे एकदम साक्षात मतलब एकदम ब्रीफली तरीके से उसे नोट डाउन करने के लिए दिया जा सकता है। उसे एक आत्म रिपोर्ट लिखने के लिए दिया जा सकती है, सेल्फ रिपोर्ट कि तुम इसे कैसे समझते हो। एक मूवी दी जा सकती है कि तुमने इस मूवी में क्या सीखा, कैसे देखा और क्या इससे खराबी है और क्या इसमें तुम अपना एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो उसमें वो अपने उन चीज़ों को ऐड करेगा जिस तरीके वो विकार और मस्तिष्क में बिहेवियर रखता होगा, जैसी सोच रखता होगा, उस तरीके से सीखने में रोगी की आत्म रिपोर्ट देखी जाती है कि वो क्या चीज़ें समझता है, कैसे देखता है, क्या चीज़ें कैसे लक्षण को प्रभाव डालती है। प्रक्षेपण, क्लाइंट के बारे में प्रक्षेपण, क्लाइंट की समस्या, मुद्दों, अक्रियाशीलता और कार्यान्वयन स्थिति के बारे में जानकारी की महत्वपूर्ण स्रोत है। अक्रियाशीलताओं और कार्यात्मक स्थिति के बारे में, समस्या और मुद्दे के बारे में। चिकित्सीय रोगी के हाव भाव, संवेगों, व्यवहार, संभाषण, गतिविधि और मानसिक प्रक्रिया के बारे में प्रक्षेपण करता है। उदाहरण के लिए, क्या रोगी का हाव भाव समुचित है, क्या उसने अवसर के साथ मौसम के अनुसार उचित कपड़े पहने हैं, उसके हाव भाव कैसा है, क्या वो गर्मी महसूस कर रहा है, क्या रोगी संकट आक्रामकता व्यक्त करता है, या किसी भी चीज़ में अगर हम किसी से जल्दीबाजी में कोई उसका प्राइवेट क्वेश्चन पूछ ले या किसी इमोशनल या किसी तरीके के उससे टेंस में डालने वाला क्वेश्चन पूछ ले तो उसका मनोभाव कैसा होता है, उसके हाथ कैसे रहता है, उसके पाँव कैसे रहते हैं, उसकी आईब्रोज कैसी रहती है, उसका पूरा टोटली फिजिकल कैसा रहता है, उसके क्या कपड़े पहने हैं, किस तरीके से चीज़ें की है। ठीक है, ये कोई तरीका होगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तो कई तरीके के मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मनोवैज्ञानिक प्रकारों, संज्ञान, संवेग और व्यवहार में के मानवीकृत मापक है।
संज्ञान, समय और व्यवहार के। कुछ परीक्षण कामकाज में और बुद्धि के और व्यक्तिगत जैसे सामान्य क्षेत्रों में को मापते हैं कि आपके कामकाज में कैसी आपकी फीडबैक रहता है, क्या वो काम कर रहा है तो किस पैशन से काम कर रहा है, वो काम को अपना समझता है या बस काम कर रहा है पैसे के लिए और एक टाइम तक बस काम ख़त्म हो जाए कैसे भी इसलिए। और बुद्धि के लिए विक्षिप्तता एवं बहिर्मुखता आदि जैसे कामकाज के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को माप सकते हैं कि जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो क्या ये पर्सन हमारी कंपनी में बैठ सकता है, हमारे लोगों के साथ टीम वर्क कर सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। संज्ञात्मक आकलन, बुद्धि परीक्षण संज्ञात्मक कार्य प्रणाली का आकलन करने वाले उपकरणों में से एक है। वेस्लर वैक्स बुद्धि स्केल चौथा संस्करण। ठीक है, दो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले बुद्धि परीक्षण हैं। इन परीक्षणों से बुद्धि लब्धि आईक्यू प्राप्ति होती है। आईक्यू अंकों में विभिन्न श्रेणियों में मापे जाते हैं। कई सारे उदाहरण के लिए 55 से 115 की आईक्यू सामान्य होती है और 70 से 80 के बीच आईक्यू का अर्थ सीमा रेखा बुद्धि है, मतलब सामान्यता, जबकि 70 और उससे कम के आईक्यू का अंक बौद्धिक अक्षमता होती है कि बैठ गया कुछ लुल है। ये टोटल इसको कुछ पता होता है नहीं। इंडिया का प्रधानमंत्री को ये लोग राष्ट्रपति मानते हैं, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री। व्यक्तित्व आकलन कई तरीके से होता है। विभिन्न व्यक्तित्व परीक्षणों और सूची के माध्यम से व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के आकलन किया जाता है कि आप में इमोशन कितना है, आप में एग्रीनेस कितनी है, आप कैसे, आप अट्रैक्टिव हो या नहीं हो, आप फ्रेंडली हो नहीं हो। कई सारे टेस्ट होते हैं, इसमें सबसे बेस्ट होता है 16 प्रक्षेपीय परीक्षण। चिकित्सक व्यक्तित्व के उन पहलुओं का आकलन करने के लिए प्रक्षेपीय परीक्षण का उपयोग करते हैं जो किसी सूची में सीधे प्रश्नों के प्रति संगत नहीं होते। प्रयुक्त उद्दीपक के प्रकार के आधार पर प्रक्षेपीय परीक्षण अर्ध संचरित और संचरित हो सकते हैं। मतलब जो टेस्ट होता है उसमें कुछ चीज़ें पहले से तैयार होती है और कुछ चीज़ें टेस्ट के बीच में तैयार की जाती है। दूसरी तरफ असंचरित ये चलो उसमें तो बता ही दिया मुख्य तरीके से। सामाजिक सांस्कृतिक आकलन जिसकी हम लोगों ने इकाई 1 में चर्चा की थी, जिसमें हम लोग सामाजिक रूप से ये देखते हैं कि बंदा कैसा है, कैसे सोशलाइज है, संस्कृति से कैसे जुड़ता है, संस्कृति को मानता है नहीं मानता है, किस तरीके से देखता है, उसे पॉजिटिव रूप से देखता है या निगेटिव रूप से देखता है, अलग अलग तरीके, उसमें कितना बिलीव रखता है, पारिवारिक कामकाज कैसा है, दोस्तों से रिश्ते कैसे है, क्या सीख रहा है, समुदाय से कैसी है, आपका ग्रुप कैसा है, संस्कृति में आप कितने जुड़े रहते हो। ये सब बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। आकलन और डेटा का एकीकरण, जब आकलन होता है तो कैसे डेटा का एकीकरण किया जाता है कि आप में कैसे कैसे चीज़ें आई। ऐसा फिर ना ये इमोशन में 10 में से 4 है ऐसा नहीं लिखा जाता, अलग तरीके से उसे पूरा लिखा जाता है, जिसे समझने के लिए एक साइकोलॉजिकल रूप से ही, ऐसा नहीं कोई भी पढ़ के बैठा है अच्छा इसका इमोशन बढ़ा है, वो ये है वो है, ऐसा नहीं। चीज़ों में इम्प्रूवमेंट बहुत अलग तरीके से दिखाई जाती है। आकलन में नैतिक मुद्दे हम लोग कई बुक में पढ़ चुके हैं कि हर जब टेस्ट होता है और कोई भी चीज़ें या एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उसमें एक नैतिक मुद्दे होते हैं कि क्या हम लोग पूछ सकते हैं, क्या हम लोग को नहीं पूछ सकते हैं, क्या हम लोग को छुपाना होता है, क्या हम लोग को बताना होता है, किस तरीके से रिपोर्ट लिखनी होती है। कुछ प्राइवेट चीज़ों को कभी किसी से डिस्कस नहीं करना होता, कभी उसके नाम नहीं निकालने होता है, हमेशा उससे अनुमति लेनी चाहिए। स्टार्ट करने से पहले उसको एक टेस्ट का ब्यौरा दे देना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसके डेटा से कभी खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। तो इसमें 4-5 मुख्य होता है। ठीक है, किसी भी तरीके का डेटा छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कोई किसी को भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं और वीडियो भी बड़ी हो गई है। और आपको किसी भी तरीके कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए। और किसी भी तरीके कोई आप सुझाव भी देना चाहो तो भी आप कमेंट बॉक्स आपका ही है, कि ये आपका हक है कि आप हमेशा सुझाव सही तरीके से देते जाओ और हम भी उस तरीके से काम करें और उस तरीके के वीडियोस बनाएं। सो गाइस, मुझे लगा होगा वीडियो आपको बहुत हेल्प की होगी। आप मुझे हेल्प करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर हम मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट यूनिट 5 में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। और किसी भी तरीके कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी या प्रॉब्लम या किसी भी तरीके को कोई पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मुझे किसी भी एक लिंक पर डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। और किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी समस्या को समाधान हमसे भी पा सकते हैं या हमारी सलाह ले सकता है इग्नू या किसी भी टॉपिक पे।
या एजुकेशन फील्ड या किसी अन्य फील्ड पे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। बस मैसेज, कमेंट, लाइक और चैनल सब्सक्राइब और घंटी बजाना मत भूलना। टाटा बाय बाय।